अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से 13वां प्रोग्राम अमल में आया, जो हर साल फ्रीडम फाइटर्स, आर्मी जवान, किसान, जर्नलिस्ट को याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखते हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पुलिस ऑफिसर्स और दीगर लोग जो अवाम के दरमियान रहकर अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड से भी नवाजा जाता है। और इस बार शहीद आजम शहीद भगत सिंह मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड रखा गया था, जिसमें कई लोगों को अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मेहमानी खुसूसी बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर जनाब दीपक प्रहाशार यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा और ये प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत किए थे। इनके अलावा रच्चाकोंडा क्राइम्स DCPP मधुकर स्वामी और इंडियन नेशनल सेक्युलर सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इनके अलावा मोहम्मद अफजलुद्दीन तकनी जो हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी इसमें शिरकत किए थे। इनके अलावा और इसमें मोहम्मद फिरोज खान जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके वालदा अख्तर बेगम भी इस प्रोग्राम में पहुंचे थे और उनको भी अवार्ड दिया गया। उनकी हिम्मत अफजाई की, क्योंकि एक माँ अपना बेटे को इस मुल्क के लिए पैदा की और इस मुल्क के लिए वो शहीद भी हो गया। ये याद रखने की जरूरत है, इसीलिए इस प्रोग्राम में उनकी भी शालपुशी की। इनके अलावा एक ऐसा ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जिसने एक खातून की जान बचाई, एक तालाब में डूब रही थी और वो तालाब में अपनी जान की परवाह करे बगैर एक खातून की जान बचाई और अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज निभाया। ऐसे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को भी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 2007 के बम ब्लास्ट में मोहम्मद सैयद रहीम, जिनकी आंख चली गई थी और अभी तक हुकूमत की जानिब से उनको कोई राहत नहीं मिली, वो भी इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। वो भी विक्टिम है 2007 गोकुल चाट बम ब्लास्ट में, उनकी भी हिम्मत अफजाई की। इसके अलावा कई ऐसे जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं जिसकी हिम्मत अफजाई की गई और अवार्ड से नवाजा गया। और इस मौके पर तमाम लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन 2011 में कायम हुआ था और 2011 से 2023 तक लगातार अपने खिदमात को अंजाम दे रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि इस तरह से ही काम को अंजाम देंगे। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। जो ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको अवार्ड दें ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो। और ये प्रोग्राम कभी हम साल में 2 बार 3 बार भी कर देते हैं। तो ऐसे जनाब दीपक प्रसाद साहब जैसे लोग जो इस तरह से प्रोग्राम की अहमियत को समझते हैं, वो हमें वक्त देते हैं। और आज हमने जब सर से बात की तो उन्होंने बिना देर किए हुए उन्होंने फौरन वक्त दिया और कहा कि ये आर्मी जवान जो हमारी हिफाजत करते हुए, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं, हम उनको याद करना है। आज अफसोस की बात है कि आज बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कोई हमारे फ्रीडम फाइटर को याद नहीं करता, कोई हमारे जवान को याद नहीं करता, कोई हमारे वो पुलिस ऑफिसर को याद नहीं करता जो हमारे लिए जाने कुर्बान दिए हैं। तो आज हम इस मंच से ये कोशिश करते हैं कि उनको हम याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें ताकि हम उनको याद करते रहें। तो ये बात से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जनाब दीपक प्रसाद साहब का और कलीमुद्दीन बाबा साहब का, जो हमेशा ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा कभी भी कोई इवेंट ऐसा रहे जो श्रद्धांजलि प्रोग्राम रहे तो वो भी पीछे नहीं हटते, फौरन आगे बढ़ते हैं। उनका भी शुक्रगुजार है जो कलीमुद्दीन बाबा साहब जो किसान घर और तो जैसे प्रोजेक्ट चलाकर एक अवाम में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजी देने की कोशिश करते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो बहरहाल वक्त बहुत कम है, हम आज उस शहीद आजम भगत सिंह को याद करने के लिए आए हैं। वो शहीद आजम भगत सिंह जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसने छोटे रहने से ही ये फिक्र और एक जोश लेके चले हैं कि हमारा ये मुल्क जो अंग्रेजों के गुलामी करता था उसको कैसे हम आजादी दिलाएं। उनके साथ अशफाकुल्लाह खान, उनके साथ गुरुदेव, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और आज हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे में कई ऐसे लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारे एक से क्या होगा, लेकिन अगर भगत सिंह ये सोचे होते कि मेरे एक से कुर्बानी देने से क्या मुल्क आजाद होगा, तो वो गलत होता था। आज उनकी एक कि आजादी देने से आगे मुल्क आजाद हुआ। अगर महात्मा गांधी ये सोचे होते
गुलाम नबी आजाद ये सोचे होते, अशफाकुल्लाह अगर ये सोचे होते, तो शायद आज ये मुल्क आजाद नहीं होता। हर किसी की कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस मुल्क को आजाद में देख रहे हैं और आज हम आजाद हैं। आज दीपक प्रसाद साहब के वालिद भी एक आर्मी जवान थे, आर्मी में थे। वो बाखूबी जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, किस तरह से मुल्क की हिफाजत करते हैं। और इसीलिए आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब दीपक प्रसाद साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में वक्त दिया है। और इसमें तमाम जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और कई डॉक्टर्स भी है, कोई अपने अपने प्रोफेशन में काम करने वाले हैं जो अपना काम करते हुए लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसे लोगों को हमने अवार्ड देने का सोचे हैं और सारे अवार्ड्स हम उम्मीद करते हैं कि सारे अवार्ड्स जनाब दीपक प्रसाद साहब अपने हाथों से दें। और ये प्रोग्राम करते हुए मैं जनाब बाबा साहब को मैं इनवाइट करता हूँ। बाबा साहब जो है उनका जो प्रोजेक्ट है, जो जिस तरह से जो गरीब किसान लोग को, जो गरीब बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए उन्होंने किस तरह से काम शुरू की है, वो जरा 1 मिनट में आप बात करें। उसके बाद मैं औरक साहब को बोलूंगा, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा, अवार्ड का सिलसिला शुरू होगा। आखिरी में दीपक प्रसाद साहब बात करेंगे। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्ट्रॉनिक फिल्म सिटी मीडिया हमारे बहुत ही हरदिल अजीज रहमत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में हमारे मेहमान खुसूसी दीपक माहौल में आज के पीरियड में आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया। और क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में अक्सर लोग जाना भी पसंद नहीं करते, वहाँ आप आ गए, इसका जो है मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और तमाम यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, मेरी माँ बहनें और मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मैं अपनी एक कंपनी के साथ साथ एक सोसाइटी का भी इनैक्ट किया हुआ हूँ, इंडियन नेशनल सेकुलर सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में INSS के नाम से जाना जाएगा। अभी ये आ रही है। इस सोसाइटी को बनाने का एक ही मकसद है कि आज हमारे पास कुछ चीज़ें कम है और कुछ नहीं है, और हुकूमतों की तरफ से हमको मिलता जो वो बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े लोग ही खा जाते, तो हम तक पहुंचता नहीं। तो सोसाइटी बनाने का एक ही मकसद है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ अगर हम सोसाइटी में काम करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। तो ये सोसाइटी नॉट टू डोनेशन बोल के बनाया, मैं कि किसी का डोनेशन नहीं चाहिए सोसाइटी के लिए। सोसाइटी काम कर करके अपना भी काम चलाएगी और लोगों का भी काम करेगी। जैसे कि अगर हम डोनेशन मांग करके किसी चीज़ को चलाते हैं तो भीख में चलाते हैं, अगर हम मेहनत करके अगर किसी चीज़ को चलाएंगे तो वो ताकत के साथ चलेगी और कामयाबी के साथ चलेगी। तो हमेशा एक बात मैं सोचता था कि नहीं, ये करीब में 2-3 साल से मेरा एक ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो एक ऐसी चीज़ लाना चाहिए कि जो लोगों को तकलीफ नहीं हो और हम सब मिलके अगर वो सोसाइटी का हिस्सा बने, तो सोसाइटी के अंदर अगर हम काम करें तो उससे लोगों का फायदा हो। जैसा कि INSS मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल मेरा सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है ये, कि ये 32 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए, और INSS मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल रेसिडेंशियल स्कूल ये भी 32 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए तेलंगाना के अंदर, और डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज इसके साथ आए। ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने बहुत ही सोसाइटी के अंदर एक प्लान किया हुआ है। और बस सोसाइटी के अंदर अगर इंतज़ार है तो आप जैसे सभी लोगों का इंतज़ार है, आप सब लोग सोसाइटी से जुड़िए। और सोसाइटी ये सब काम करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। 32 डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं इतने सारे बच्चों का प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा या मैं इतने सारी चीज़ों का कर रहा हूँ, तो करीब नहीं तो 5,000 करोड़ का काम है ये। 5,000 करोड़ रुपए लगते हैं पूरे काम को अंजाम देने के लिए। तो 5,000 करोड़ रुपए अगर मैं मांगने निकलूंगा सोसाइटी के नाम पे तो उस बरसों लग जाएंगे।
अगर मैं ये बोलूंगा कि सोसाइटी के लिए आप एक दिन दीजिए, आपके पैसे मत दीजिए, आप सोसाइटी के मेंबर बनिए, हम सोसाइटी के अंदर सोशल वर्क भी करेंगे और सोसाइटी के तहत जो है बिलो पॉवर्टी लाइन को हम आगे लेके आएंगे। तो उसी के साथ साथ मैंने एक डिजाइन किया है किसान घर प्रोजेक्ट। किसान घर प्रोजेक्ट ये एक मामूली है कि सभी मार्केट रियल एस्टेट के अंदर है, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल बिजनेस रियल एस्टेट है, तो इसके साथ साथ मैं ऐड किया हुआ हूँ कि किसान घर प्रोजेक्ट। और किसान घर प्रोजेक्ट के साथ में मैंने किसान घर सुपरमार्केट का एक प्लान बनाया कि ये कैसा सोसाइटी चलना, तो इन चीजों से चलेगी, वर्क ऑफ वर्क में चलेगी। अगर भीख मांग कर हम डोनेशन की बुनियाद के ऊपर अगर हम कोई काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा सक्सेस। अगर हम मेहनत करके अगर वो काम को करेंगे तो हो सकता है एक एक स्कूल में अगर हम 2000 बच्चों को अगर फ्री पढ़ाते तो 32 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने बच्चे पढ़ेंगे। अगर एक हॉस्पिटल अगर हम मल्टी स्पेशल बना रहे 5 एकड़ के ऊपर, वो एक हॉस्पिटल में 2000 पेशेंट्स की जगह है, तो 2000 पेशेंट्स की जगह अगर हम 32 डिस्ट्रिक्ट में लेकर के जाएंगे तो सोचो कि हम कितना बड़ा काम करेंगे देश के अंदर हमारे लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लोगों के लिए, जो लोग आज, क्योंकि हमारे माशरे की सबसे बड़ी ज्यादा मजबूरी है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, और हमारे पास एजुकेशन हमारे मुल्क में इतना आगे बढ़ गया कि हमारे पास आज हम दिन में कमाएंगे क्या और हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। और दूसरी मार हमारे ऊपर आ गया सबसे बड़ा कि अगर हमारे सभी हम लोग इंसान है, हमारे सभी घर में किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, हर तरह की बीमारियां हैं, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जाते ही डेड बॉडी के लिए 25 लाख 50 लाख लेते। तो मैं चाहता हूं कि ये सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट में छोटे से लेकर के दिमाग के डॉक्टर तक मैं पूरा कलेक्शन करा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के 1200 बड़े बड़े डॉक्टर, जिनको मैं ये बोला कि सर आपकी मेरे को जरूरत है सोसाइटी के अंदर, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, ना आपके पैसे मांगूंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक दिन मेरे लिए चैरिटी करना है। तो जब मेरा हॉस्पिटल बन जाएगा सर आप आना। तो बोले मैं तो सर्जन हूँ दिमाग का। मैं बोला सर आप कुछ मत दीजिए, मैं कहीं भी गया तो 50,000 रुपए लेता हूँ। मैं बोला नहीं देता साहब 50,000 रुपए, लेकिन आपको सुपर गाड़ी के अंदर सुपर आपके जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपको अकोमोडेशन सोसाइटी करेगी। सोसाइटी के लिए आप चैरिटी करिए। अगर आप 4 ऑपरेशन करते हैं महीने में एक दिन, अगर आप सोसाइटी को देते हैं तो समझ लीजिए 4 लोग की जान बच गई, और वो जान बचाने के जिम्मेदार आप। तो ये चीज जो है हर आदमी के अंदर अगर हम लाए कि हर एक महीने में एक आदमी अगर सोसाइटी को देगा तो ये देश के अंदर हम एक नई मिसाल कायम करेंगे। बहुत है सोसाइटियां, जैसे कि RSS भी एक सोसाइटी है। आज देश के नौजवान बच्चों के हाथ में लाठी थमा दे रही, तो हम INSS सोसाइटी से देश के बच्चों के हाथ में कलम थमा देंगे। ये सारे चीजों को सोच करके मैंने सोसाइटी का प्लान किया और ये सोसाइटी को बनाया। यहाँ हमारे दत्तेश्वर सर है, ये एक मेरे सोसाइटी के और मेरे कंपनी के अंदर जो है CA भी है, और आप बहुत सारा चैरिटी काम भी करते हैं। तो हम सबों ने बैठ करके इसको अच्छे से प्लान किया, प्लान करके ये बनाया। बस अगर किसी चीज का इंतजार है तो आपके पैसों का नहीं, आपके साथ का इंतजार है। अब बात करेंगे हम इस देश के लिए और देश के शहादत के ऊपर बात करेंगे। आज ये मौका मिला है तो देश बना कैसा और देश बन गया क्या। देश को जिन लोगों ने अपने बलिदान से सींचा, आज देश को कुछ लोगों ने अपनी लालच के ऊपर कब्जा कर लिया। तो इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा। मैं हमेशा आप लोगों के सामने आता हूँ और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी बोलता रह रहा हूँ, तो कुछ मेरी बात चलती रहती दिमाग में भी, दिल में भी। कुछ करना, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। तो हमारा इस जमीन से बहुत बड़ा रिश्ता है, इस मुल्क से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है। आज उन्हीं की बदौलत जो हम खुली हवा में सांस ले सक रहे हैं और खुली हवा में आजादी के साथ जी रहे हैं। आप सोचिए अगर ना होते तो आज हम वही गुलामी में होते, ना तो हमारा देश आजाद होता, ना तो भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बना सकते, ना तो गांधी जी को हम देख सकते थे। आज भी हम उन्हीं गुलामों के अंदर रहते थे। इतने बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ, लेकिन आज हम उस मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। कभी हम
सिर्फ अपने बारे में सोचते, कभी मुल्क के बारे में नहीं सोचते। तो आज इस श्रद्धांजलि के अंदर मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने 2 फर्ज मत भूलना। एक, देश से मोहब्बत, और इस देश को जिन्होंने कुर्बानियां दे देकर आज़ादी जो आप सांस खींच रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसको जो पलवान चढ़ाए हैं उनको मत भूलना। और इस देश की राजनीति को कभी भी सर चढ़ के बोलने नहीं देना, क्योंकि आप देश की वो ताकत हो, कभी भी कहीं भी किसी का भी तख्ता पलट सकते हो। ये बात ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लमों को अगर लड़ने की किसी के अंदर ताकत है तो वो सिर्फ आप में है। आपका खड़ा होना और आपका किसी चीज के ऊपर बोलना ये बहुत बड़ी बात होगा। तो मैं इसी बात के लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सारा टाइम ले चुका हूँ। हमारे रहमत साहब बहुत मेरे अजीज दोस्त भी, ज्यादा चाहता हूँ उनको इसके लिए कि ये प्रोग्राम्स करना कोई छोटा मोटा काम भी नहीं होता। और ये प्रोग्राम क्यों करते हैं कि हम जैसे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए और हम समझे कि ये क्यों कर रहे हैं और ये करना चाहिए। अगर एक प्रोग्राम से अगर दूसरा प्रोग्राम होता तो आप भी खुशी से आते, चलो भाई गए तो रहमत भाई को अवार्ड तो मिलता, साथ में कुछ अच्छी बात भी मिलती और कुछ सेलिब्रिटी से हमारी मुलाकात भी हो जाती। लेकिन इस बात के लिए आप तैयार रहो कि आने वाला वक्त अगर आप एकजुट नहीं बनोगे, तो एक साथ नहीं चलोगे, तो बिखर के रह जाओगे, क्योंकि बहुत बुरी नजरों के साथ में मेरा हिंदुस्तान फंसा हुआ है। फिर से एक बार भगत सिंह को बुलाने की चाहत रखो, फिर से एक बार उन शहीदों को वापस आओ और वो शहीदों का जज्बा अपने अंदर पैदा हो के फिर से एक बार देश के लिए लड़ने की जरूरत है। जय हिंद। सबसे पहले मंच पर बैठे जनाब दीपक शाह साहब का हम वेलकम करते हैं, और वो अपनी मसरूफियात को निकाल कर ये सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ऐसी मीटिंग को वक्त दिए हैं। अभी अभी एक निका फिल्म का डायलॉग स्क्रीन पर चल रहा था, वसीम को काम से फुर्सत नहीं और हैदर को मोहब्बत से। लेकिन वो वसीम ऐसे कामों में लगा हुआ है। कई एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो शख्सी दिलचस्पी देते हैं समाजी सेवा, इंसानी हुकूक के मसाइल में, क्योंकि फिल्मी अदाकार की उसकी अदाकारी सोसाइटी में एक अक्स होता है। उसकी अदाकारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी की क्या सोच है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और उसी फिल्मी अदाकारों का इस तरह से सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, हम उसके लिए दीपक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर बैठे तमाम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक डायरेक्टर साहब, रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट हो, यहाँ पर एक एक आदमी हजार हजार आदमी की नुमाइंदगी करता है, हम समझते हैं। और जो सोच ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टेक होल्डर्स को, उनके हेड्स को एक रूफ में लाने की जो मुहिम चलाई है, साले साल मैं भी आपके एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ। कानूनी मसाइल, केसेस कुछ भी मुतालिक होते हैं तो मुझसे राय ली जाती है, और मैं आप लोगों के कुछ मसाइल को अदालतों में नुमाइंदगी भी करता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता कई साल से देख रहा हूँ कि दिन बाय दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर चैनल्स वाले एक मुत्तहिद होते जा रहे हैं। ये खुशखबरी की बात है।
हम अदालतों में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संवैधानिक अधिकार है, हम वकला अदालतों में आपके अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस अधिकार की अहमियत को अवाम में जागृत करने के काम ये आप मीडिया करती है। जिस दिन आए दिन देखा जा रहा है कि बिलखुसूस मीडिया की आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, उस माहौल में एक ऐसी ग्रुप तमाम मीडिया से ताल्लुक रखने वाला हक की आवाज आकर हक की आवाज को एकजुट होकर एक मंच पे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी समाजी मसाइल हो, जहां पे भी गलती होती है उसको आप लोग आवाम में लाते हैं। ये आवाम में से भी हम भी एक हिस्सा है। इसको हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके लिए हम लोग आवाम बहुत मशकूर और ममनून है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं फिर एक बार दीपक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और आप टीम सिटीज मीडिया एसोसिएशन के इत्तेहाद को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम, ये अवार्ड्स का प्रोग्राम है। जब मैं 12-13 साल पहले मैं हुमायूं नगर में स्टेशन हाउस ऑफिसर था, जब ने रहमत जी और उसके फ्रेंड बाबा भाई और सब लोग मिलके अवार्ड्स देने के यह प्रोग्राम पहले बार रखे थे। जब मैं SHO था, अब मैं DCP बन गया। 13-14 साल से ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब मेरा बॉस स्टीफन रविंद्र ने पहले बार चीफ गेस्ट के वैसे आए थे, अब मेरे को एक रहमत और बाबा भाई और सब गेस्ट के सामने आपके सामने बात करने का ये मौका मेरे को मिला था। जो कुछ पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर सब लोग हैं, प्रेस मिलके जो कुछ सोसाइटी के लिए इतना काम कर रहे हैं, उसकी रिकॉग्नाइज करके एक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये प्रोग्राम करना है। इससे रिक्वायर्ड आल्सो जो कुछ सर्विस करता है उसको आइडेंटिफिकेशन देना अपना है, वो जिम्मेदार लेके रहमत और बाबा भाई सब लोगों करके ये प्रोग्राम करना रियली वेरी थैंकफुल टू देम। सब लोगों मिलके ये जो कुछ सोसाइटी में जो कुछ गंदे काम हो रहे उन लोगों को रोकना पड़ेगा। अपन भी रोज़ा देख रहे, एक प्रीति का इंसिडेंट अपन देख रहे, एक डॉक्टर ने और एक सीनियर से एक टीज करे तो उसका जान चले गए थे। अभी एक सुसाइड कर लिए थे। एक औरत के लिए, एक बच्ची के लिए दोनों लड़ लेके उसको कैसे करा, अपन 2-3 दिन से आप पेपर में देख रहे। ये क्राइम कैसे हो रहे, क्यों? अपने बच्चों को अपन कैसे पाल रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? जो कुछ स्कूल को जा रहे हैं बोल के हम अपन सोचते हैं, जो कुछ कॉलेज को जा रहे हैं बोल के सोचते हैं, मगर कॉलेज के बच्चे कैसे रॉन्ग रूट पे चले आ रहे वो अपन देखना है। एक पेरेंट्स का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चे को सोचता है अरे मेरा बच्चा डेली कॉलेज जा रहा है, अच्छा पढ़ रहे बोल के सोच रहे, मगर वो बच्चे टाइम को घर पे पहुंच रहे नहीं है, स्कूल को जाए तो ठीक से पढ़ रहे नहीं है। एक बार पेरेंट्स से, एक बार टीचर से मिलके उनका कैसे पढ़ाई हो रहा है वो देखना है। जाके गंदे खामा करना, गांजा पी लेना, नहीं तो लिक्कर पी लेना, नहीं तो एक सिगरेट पी लेना, एक गुटखा खा लेना, ये आदत छोड़ देना है। अपन का बच्चे अपन अगर कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है वो नहीं देखे तो अपना लाइफ भी उसका उनके तरफ से अपन भी बर्बाद हो जाएगा। अपन 2 दिन से देख रहे, एक नवीन का बच्चे को और एक उसका फ्रेंड कम से कम 20 साल भी नहीं है, एक बच्चे के लिए लड़ लेके उसको खत्म कर दे के पीसेस करे, वो अपन 2-3 दिन से अपन देख रहे पेपर में। एक डॉक्टर मेडिको ने सीनियर ने राय करे तो उसका जान सुसाइड कर लेके उसे कैसे हुआ है अपन देख ले रहे। सो मेरा गुजारिश ये है, अपने बच्चों को अपन देखभाल कर लेना है। एक अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए उन्हें क्या कर रहे हैं अपन देखना है। उसका अच्छा पढ़ाई हुए तो इसका देश का एक अच्छा बनेगा देश के लिए। सो ये थोड़ा मेरा गुजारिश है सबका, आपका बच्चे को बर्थडे बोल के रात में 11 बजे आना, 12 बजे आना, बाहर फिरना, ये नहीं होना। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होना है। मोबाइल फोन है, किसके लिए मोबाइल फोन है, क्या देख रहे मोबाइल फोन में, क्या कर रहे मोबाइल फोन से, यही देखना है। अपन घर में
सब लोग बहुत बिजी हो गया, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बच्चों देखना मोबाइल, बड़े लोग मोबाइल, सब लोग मोबाइल का जिंदगी गुजार रही है। ऐसी है, एक कब यूज कर लेना, कैसे यूटिलाइज कर लेना, यूज कर सकते, मगर किसके लिए यूज कर सकते हैं? किसके लिए? अपन पढ़ने के लिए यूज करें तो अच्छा काम हो जाएगा, मगर किसके लिए वो मोबाइल यूज कर रहे हैं अपन, वो तो देखना है ना। सो एक चीज छोड़ दे के अपना बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सब लोग अपना देश के लिए अच्छा देख लेने के लिए मैं गुजारिश करके रहमत भाई को और बाबा भाई को और सब गेस्ट को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देके थैंक यू वेरी मच। जनाब, आज मेहमान के स्टार, आज इस प्रोग्राम के स्टार और आज इस प्रोग्राम के शहंशाह जो बॉलीवुड के, उनसे मैं गुजारिश करता हूं दीपक प्रसाद साहब से कि वो यहाँ पर आकर अपने ख्याल का इज़हार करें। इसके बाद अवार्ड का सिलसिला शुरू होगा। हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ उपस्थित सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया यहाँ पे आने का, आप सबसे मिलने का। मैं आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो जब मुझे ये न्योता दिया गया एज अ चीफ गेस्ट कि यहाँ पर आऊँ रहमत भाई की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज रियली हैप्पी। पर खुशी मुझे इस बात की है जो सोच यहाँ है सभी की कि पढ़ाई हो, तरक्की हो और एकजुट रहे हम सब, वो बहुत ज़रूरी है। भारत महान है। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, पंजाबी, गुजराती, अलग अलग कौम के हैं, लेकिन भारत माता का दिल इतना विशाल है कि यहाँ सभी रिलीजन्स समा जाते हैं। तो अगर हम हिंदू हैं तो वे इंडियन, अगर हम मुस्लिम हैं तो हम इंडियन हैं। हमारा किसी देश से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत की जो विशालता है, भारत माता जो इतनी विशाल है, उसने सभी रिलीजन्स को अपनी बाहों में समेटा हुआ है। अब रही बात मेरे फिल्म करियर की, तो मैं मुझे 40 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ सालों के लिए मैं लंदन चला गया था। वहाँ पे सोचा था कुछ अच्छा बिजनेस करूँगा, लेकिन बहुत पैसा बर्बाद करके वापस आ गया। एनीवे, अब मैं वापस आ गया हूँ एंड आई विल बी वर्किंग अगेन। तो अब एक वेब सीरीज़ है जो मैंने जिसमें काम शुरू किया है। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि रहमत भाई और इन सब ने इतना अच्छा कहा है, इनके विचार इतने विशाल हैं, इतने अच्छे हैं, मैं सब इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपनी तरफ से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं, जहाँ भी जाओ ये लगता है आप ही की महफिल। रही बात एक फिल्म की, निकाह, जो शायद सभी को ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मेरे साथ कुछ उसके बाद इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो हकीकत में भी तलाक हो गया। सो अब सोचता हूँ कि दोबारा निकाह कर ही लिया जाए, और हो सकता है यहाँ हैदराबाद में ही कोई अच्छी लड़की पसंद आ जाए। हैदराबाद बहुत पसंद है,
यहाँ पे इनकी सड़कें और जो भी यहाँ पे किया गया है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आज मौका मिला बिरला मंदिर भी जाने का और जो यहाँ की अच्छी इबारतें हैं वो देखना चाहूँगा। शायद आज शाम को जो अच्छी मस्जिद हो, अच्छी लाइटिंग हो, वो सब देखना पसंद करूँगा। खाने की बात रही तो इतना ज़्यादा इन्होंने खिला दिया कि आवाज़ गला ही बंद हो गया, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। अब एक डायलॉग है मेरी फिल्म का, वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। फिल्म है निकाह, जिसमें मैंने तलाक दिया था अपनी बेगम को। मेहमान खाना खाए बगैर चले गए और बेगम साहिबा यहाँ आराम फरमा रही हैं। लाहौल भला कुव्वत, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे सकता हूँ। तलाक तलाक तलाक। डरिए मत, ये सब डायलॉग। चलिए बाकी का प्रोग्राम शुरू करें। एंड कंग्रेचुलेशंस जिनको अवार्ड मिलने वाला है। मेरे लिए तो आप सब यहाँ हैं तो आप सबको अवार्ड है, और इसीलिए जब मुझे कहा गया कि वो जोत जलाने के लिए, तो मैंने इनको चुना। वो इसलिए क्योंकि ये भी तो भारत माता है, ये भी तो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, खुदा हाफिज। शुक्रिया दीपक साहब। और जो आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है, ये तारीफ काबिल है, क्योंकि वैसे समागम तो बहुत होते हैं, लेकिन जो शहीदों को याद करता है ऐसे समागम बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं रहमत भाई का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनकी एक अच्छी छवि है, मैं इनको सिख समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और अल्लाह ताला से ये कामना करता हूं कि वास्तव में क्राइम के रिपोर्टर एक ऐसी छवि हैदराबाद में है इनकी, जो तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। अभी जब याद शहीदों की आती है तो मैं गुनगुना लेता हूं। जब याद शहीदों की आती है तो गुनगुना लेता हूं, कहीं आंसू ना आ जाए बस इसलिए मुस्कुरा लेता था। तो आज के समारोह में मुझे शहीद भगत सिंह जी का वो 2 लाइन श्रद्धांजलि के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि देश की आजादी में सभी वर्गों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें गर्व है आप पर। जब देश के शहीदों को, मैं अंडमान निकोबार काला पानी में वहां रहता हूं, हैदराबाद में अपना, क्योंकि शहीदों की सबसे बड़ी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पता होगा, आज भी वो काले पानी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनको काला पानी की सजा होती थी, उनको वहां भेजा जाता था। और इतनी यात्राएं नहीं, अगर वास्तव में स्वतंत्रता सेनानियों की अगर आपको गाथा सुननी है तो आप अंडमान निकोबार जरूर दें। मैं माननीय डीसीपी महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जरूर एक बार अंडमान निकोबार आए। मेरा वहां अपना अखबार निकलता है, चैनल है। अभी मैं रहमत भाई के माध्यम से यहाँ भी आप लोगों के दर्शन करने को मिले हैं। मेरा सौभाग्य है, यहाँ से भी मेरा
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल। तो मैं 2 शब्द वही कह करके अपना समापन करूंगा। मैं गागर में सागर भरने की कोशिश करूंगा थोड़े से समय में। मेरा रंग दे बसंती चोला मां, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। तो मेरा रंग दे, हमारे रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती सिरत है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो, जिसका नाम गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो सोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे, हो माए रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मैं केवल 2 शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अपने समाज की ओर से, आप सभी की ओर से, शहीद भगत सिंह साहब का ये बहुत प्यारा, उनका जब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था, उससे बताइए। मैं रहमत भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमें सम्मान दिया और मैं सिख समाज की ओर से अपने इन अतिथियों का सम्मान, हमारे सरदार राजेंद्र सिंह ठकराल साहब बड़े समाज सेवी हैं, हर क्षेत्र में समाज की सेवा में इनका बहुत बढ़ चढ़ के योगदान रहता है। मेरे निमंत्रण पर ये आए हैं और ये आप सभी का सम्मान करना चाहते हैं। मैं अगला माइक जो है अपने संचालन के लिए इनको दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा करने के बाद बिल्कुल करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप अवार्ड का सिलसिला